May I request now Mr. Revant Reddy, Honorable Chief Minister of Telangana, to make his address in the seminar. Thank you, sir. Thank you. Jai Congress. Jai Telangana. AICC Law Department Annual Conclave Chairperson डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लिया हुए केंद्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन, विपक्ष की लोकसभा नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, सिद्धरामैया जी, हिमाचल मुख्यमंत्री सुक्खू जी, गौरव गोगोई जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, मोहम्मद अली खान जी, CWC मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, विविध प्रदेशों के अध्यक्ष, कांग्रेस परिवार को तेलंगाना की ओर से मैं नमस्कार कहना चाहता हूं। कांग्रेस परिवार के सामने इतना अच्छा मंच पे मुझे बोलने के लिए मौका मिला। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम मौके पे ऐसा मौका मिलेगा देश के बारे में, संविधान के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलने का बहुत कम मौका मिलेगा। इस समय पर मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आजाद से पहले शुरुआत किए। आज जितने भी इस देश में चुनाव में लड़ रहा है, सत्ता में आकर केंद्र में, राज्य में सरकार चला रहे, ये सब राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी आजाद दिलवाने के बाद ये शुरुआत हुए। जितने भी, वो बीजेपी हो, बीआरएस हो, जेडीयू, बीजेडी हो, आरजेडी हो, कोई भी राजनीतिक दल आजाद आने के बाद शुरुआत हुए, सो राजनीतिक दल आज चुनाव लड़ रहा है। मगर इनमें से हटकर एक ही पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। आजाद दिलवाने के लिए शुरुआत किए सो राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को हरा दे के इस देश को आजाद दिलवाए, इस देश को संविधान दिए, इस देश में दलित आदिवासियों को आरक्षण दिए, इस देश में सोशल जस्टिस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। इसीलिए दूसरे पार्टियों का जैसा नहीं है कांग्रेस पार्टी। दूसरे राजनीतिक दल चुनाव लड़ना, जीते तो कुर्सी में बैठना, हार गए तो घर में बैठने का आदत है भारतीय जनता पार्टी से लेकर हर विपक्ष पार्टी का। मगर एक ही राजनीतिक दल चुनाव हारने दो, चुनाव जीतने दो, जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर इस देश राजनीतिक दल आज
भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान खतरा में है, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। 11 साल से सोशल जस्टिस के बारे में केंद्र सरकार ने सोचे नहीं, इसीलिए ऐसे मौके पे आज लॉ डिपार्टमेंट वाले अभिषेक मनु सिंघवी जी के नेतृत्व में ये जो सम्मेलन लगाए, आगे रास्ता दिखाने के लिए इस देश में सोशल जस्टिस के लिए हम लोग एक कार्याचरण लेके आगे जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी, ये राजनीतिक दलों के जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुआ नेता लोग हैं, ये बिगड़ा हुए नेता लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोशिश कर रहा है। अगर सुने तो सुने, नहीं सुने तो 2-4 थप्पड़ मार के तो भी उन लोगों को रास्ते में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार ने कोशिश करने वाले हैं। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं बीजेपी नेता लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 140 साल पहले 140 करोड़ जनता को आजाद दिलवाने के लिए अंग्रेजियों को हराने में पहले कदम उठाए। अंग्रेजियों को हरा दे के इस देश को आजादी दिलवाया कांग्रेस पार्टी ने। जब आतंकवादियों से, बगल के राज्य पाकिस्तान से जब खतरा आए, तब इंदिरा जी ने पाकिस्तान के ऊपर वार डिक्लेयर कर दे के पाकिस्तान को उस वार में हरा दे के पाकिस्तान को 2 टुकड़े करवा दे के काली माता का नाम निभाया इंदिरा जी ने इस देश में। जिस दिन इस देश खतरा में था, उस दिन महात्मा गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाए, आतंकवादियों से बचाए। जिस दिन इस देश में आतंकवादियों का खतरा थे, उस दिन इंदिरा जी ने इस देश के लिए शहीद होकर आतंकवादियों को हरा देके इंदिरा जी ने इस देश को बचाए। और तीसरी बार इस देश आतंकवादियों के हाथ में खतरे में रहा तो राजीव गांधी जी ने शहीद होकर इस देश को बचाया, आतंकवादियों को हरा दिए इस देश में। यही नहीं, जब जब ब्रिटिशों को, पाकिस्तानों को हरा दिए, सो कांग्रेस पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई कम नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार ने आने वाले चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को हरवाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरा कोशिश जारी रहेंगे। और बार बार गांधी परिवार ने क्या किया, यही सवाल उठाते रहता है। इस देश के लिए महात्मा गांधी जी ने शहीद हुए, इंदिरा जी ने शहीद हुए, राजीव गांधी जी ने शहीद हुए। जिस दिन यूपीए 1 जब कांग्रेस सरकार बनी, तब प्रधानमंत्री बनने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को सब गुजारिश किए, मगर शी हैज सैक्रिफाइस्ड प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, शी हैज गिवन टू फाइनेंशियल एक्सपर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बना देकर दुनिया में सबसे बड़ा ताकत की देश श्रीमती सोनिया गांधी बनाने के लिए मदद किए। उसके बाद राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो सोनिया जी ने राष्ट्रपति पद नहीं लिए, प्रणब दा को इस देश का राष्ट्रपति बना के सैक्रिफाइस का नमूना श्रीमती सोनिया गांधी जी है। और भैया राहुल गांधी जी ने, भैया राहुल गांधी के बारे में बीजेपी वाले बहुत कुछ कहते रहता है, मगर राहुल गांधी जी सैक्रिफाइस उन लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि वो पार्टी जन्म लिया कुर्सी में बैठने के लिए। सैक्रिफाइस वो पार्टी को पता नहीं है
2004 में अगर राहुल गांधी जी चाहे तो केंद्र मंत्री बनता था, 2009 में राहुल गांधी चाहे तो प्रधानमंत्री बनता था, मगर केंद्र मंत्री प्रधानमंत्री पदवी राहुल गांधी जी ने नहीं लिए, पार्टी सीनियर नेता लोगों को दिए, मगर पार्टी कार्यकर्ता बनकर राहुल गांधी जी ने काम कर रहे जनता के लिए। 25 साल से राहुल गांधी जी इस देश में गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सोशल जस्टिस के लिए इस देश में लड़ रहा है। मगर दूसरे तरफ देखो नरेंद्र मोदी जी 25 साल से वो कुर्सी छोड़ रहा ही नहीं। 2001 में मुख्यमंत्री बना, तब से आज तक बार बार बीजेपी वाले संघ परिवार ने उनको हटाने के लिए कोशिश किए, मगर मोदी जी कभी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ है। 2 महीने पहला मैं देखा मोहन भगवत जी एक बयान दिए, 75 ईयर जिसका जिसका खत्म हो जाएंगे, 75 ईयर्स खत्म होते ही कुर्सी छोड़ना, मगर मोदी जी तैयार नहीं है 75 ईयर्स खत्म होने के बाद भी कुर्सी छोड़ने के लिए। रास्ता से अल्द्वानी जी को, मुरली मनोहर जी को हटा दिए 75 ईयर्स एक कंडीशन लगा देके। इसीलिए इस मंच से मैं संघ परिवार को राहुल गांधी जी के तरफ से एक बयान देना चाहता हूं, आप लोग नहीं हटा सकते मोदी जी को। मोदी जी को हटाने वाले राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव में जो संघ परिवार ने नहीं कर सका, अटल जी ने जो नहीं कर सका, जिस दिन अटल जी चाहता मोदी जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, आज मोहन भगवत जी ने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए। इन लोगों से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के वक्त मिस्टर निशिकांत दुबे जी ने बाहर आके ये कह दिया, बिना मोदी बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा मिलने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे जी याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से एक सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। हम पूरा कांग्रेस परिवार तैयार होकर, हम पूरे कांग्रेस परिवार तैयार होकर राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में मोदी जी को हरा देंगे, मोदी जी को हटा देंगे। इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, सोशल जस्टिस, आज के तारीख में ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए हम सब लोग तैयार होकर राहुल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले, राहुल जी के नेतृत्व में इस देश को आगे तरक्की करने वाले हैं। तब तक हम सब लोग जितने भी यहाँ पर है, जितने भी ये प्रोग्राम लाइव में देख रहे हैं, इस देश में जितने भी ये संविधान बचाने वाले, सब राहुल जी के साथ जोड़कर आने वाले दिनों में काम करना है। क्योंकि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पाद यात्रा किए। वो समय पर राहुल जी ने नफरत की बाजार में दुकान तेलंगाना जनता ने राहुल जी को भरोसा किए, इसीलिए मोहब्बत की दुकान तेलंगाना में खोले, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाते हैं हम लोग। सोशल जस्टिस में जाति गणना करके दिखाए, आज हिंदुस्तान में तेलंगाना मॉडल बना दिए हम। आने वाले दिनों में इस देश में सोशल जस्टिस के लिए जनजाति जनगणना करके दिखाएंगे। राहुल जी के नेतृत्व में ओबीसी 42% रिजर्वेशन देकर इस देश में नया कानून, नया सोशल जस्टिस, संविधान को लागू करने के लिए हम लोग सब कामयाब होंगे। इस आने वाले दिनों में आप सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? सोशल जस्टिस के लिए तैयार हैं? राहुल जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार है? जिसने तैयार है, सब लोग हाथ उठा दो ऊपर। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। राहुल गांधी
राहुल गांधी। धन्यवाद मित्रों। Thank you, sir, for that wonderful speech. May I now call upon the chairman of this session on social justice and the constitution, ideas of equality and fraternity, the crusader for social justice, Honorable Chief Minister of Karnataka, Sri Siddaramaiah ji. A very good afternoon to all of you. Sri Abhishek Singhvi ji, Chairman, Law Department of AICC, Sri Revant Reddy, Honorable Chief Minister, Telangana, P. Chidambaram, Member of Parliament, and also co-chairs of this session, Ajay Mackenzie, Member of Parliament, and other honorable panel speakers of the session. Dignitaries both on and off the dais, ladies and gentlemen, friends from media, as we embark upon to explore the constitutional ideals of social justice based on ideas of equality and fraternity, in this wonderful and relevant event organized by the legal department of the AICC, one must but look back at the legacy of the lofty ideals of the founding father of our constitution, Sri Baba Saheb Ambedkar, and the finest Prime Minister of this nation, Sri Jawaharlal Nehru, who have put India on the path of social justice. The very idea of justice is built on the bedrock of equality. The Constitution of India is an embodiment of equality, social justice, and fraternity. It aims to achieve the dream of our forefathers of a casteless, classless, equalitarian society. Termed as the guardian angel of the fundamental rights, the Indian Constitution envisages a very unique concept of social justice, keeping in mind historical inequalities in distribution of resources and denial of equal opportunities in Indian society. A large section of the populace in the pre-independence India was deprived of basic rights and subjected to oppression, social stigma, and caste and class-based discrimination. At the stroke of midnight, as India got her freedom, we were in the face of governance under law of the British Parliament. The Government of India Act, which had no fundamental rights or even the concept of equality and fraternity, mired in poverty and justice, restricted only to the elite, the founding fathers of the Constitution aimed to undo this historical injustice. They conceptualized an inclusive, pluralist society founded on social justice and fraternity. The Constitution of India is not merely a legal document,
but it is a moral agreement with the most discounted citizens of this nation. By way of fundamental rights, it outlawed untouchability. Article 17 gave us equality before law, Article 14, and enshrined affirmative action under Article 15 and 16, not as a charity, but as justice, as a matter of right. A holistic understanding of these fundamental rights leads to an undeniable conclusion that to achieve real equality, it involves necessity of differential treatment. The Constitution, therefore, permits special measures to ensure that marginalized groups are brought into the mainstream, achieving real equality as an outcome. The guarantee of equality cannot be fulfilled by blind uniformity, but it is to be achieved through positive measures that provides equality in real terms for communities oppressed for hundreds of years. Equality and fraternity go hand in hand. It cannot be divorced from fraternity. Without fraternity, liberty and equality cannot become a natural course of things. Real social justice is equality through affirmative action that goes along with a sense of brotherhood. I quote Baba Sahib, fraternity means sense of common brotherhood of all Indians of India being one people. The virtues of liberty by themselves do not create fraternity. In a vastly diverse society, the Constitution requires cultivating a common brotherhood so that social divisions can be transcended. As Chief Minister of Karnataka, I am committed to fulfilling the real objective of social justice, which in itself encompasses equality through affirmative action and building sense of brotherhood among us all. The most marginalized of people who have remained socially, educationally and economically backward, as well as those who have been ostracized through the course of history by untouchability and social isolation have to be identified and through every known means and mechanism under the Constitution of India be brought into the mainstream. The resources of this nation and the varied opportunities available must be so distributed that we achieve real equality. As Justice Krishna said, social justice is not a simple slogan. It is the process through which law operates to produce equality in actual life. My government in Karnataka has ordered a survey to identify the various communities who are still socially and educationally backward and provide them with reservation to achieve real equality. We have also commenced a survey of various scheduled castes in Karnataka to provide internal reservation to the scheduled castes based on their population. Through these affirmative actions, as envisaged in our Constitution, I am sure we are on the right path to achieving social justice, real equality and fraternity. Karnataka is the pioneer in apportioning funds exclusively to the scheduled castes and scheduled tribes proportionate to their population through the SCP and TSP Act. We have also provided 32% reservation to the backward classes and successfully implemented not just the Mandal Commission report but gone beyond it. Leaders like Srimati Indira Gandhi ji used affirmative action to uplift the backward class and marginalized sections through reforms such as the 20-point program and nationalization, while Sri Rajiv Gandhi ensured reservation for the backward classes and women at the Panchayat and ULB's level through the 73rd and 74th constitutional amendment. The Congress believes that social justice
cannot be postponed. It must be delivered right now, right here. We cannot be blinded to the obvious. The policies and politics of the present dispensation in the country is to disempower the backward and marginalized classes and empower already powerful, thereby create a majoritarian state. There is, therefore, a dire need to re-establish an inclusive and pluralistic society where the resources of the state and the opportunities are distributed equally and reaches the most backward. The have-nots must find a voice, and this can be achieved the empowering the most backward classes in society. Those who believe in our Constitution, its objective will be achieved when we have real equality and fraternity as a matter of course, which is nothing but social justice. Equality requires proactive intervention by the state and not just passive non-discrimination. The guarantee of social justice is a positive duty on all of us to ensure real equality. The commitment of my government in Karnataka and that of my party, the Indian National Congress, is to fulfill the objective of the Constitution, ensure social justice, and we remain in that path. Thank you. Jai Hind. May I now request Mr. Chidambaram to please give his address. Allow speakers to speak. There is time constraint. आप बैठ के सुनिए. Please बैठ के सुनिए. Please sit down and hear. Please sit down. Shri Siddaramaiah ji, Chief Minister of Karnataka, my co-chair Shri Revanth Reddy ji, Chief Minister of Telangana, Dr. Abhishek Singhvi, my dear colleagues Shri Gaurav Gogoi, Shri Shakti Singh Gohil, Shri Dipender Huda, Shri Vivek Tanka, Shri A.S. Ponana, Shri P.C. Sen, Shri Sharik Abbasi. I welcome all the delegates from all over the country, including, I'm told, 300 delegates from Tamil Nadu. I welcome all of them. Since we are running over the schedule, I shall be very brief. The issue is the intersection of social justice and equality, and the intersection of law and politics. These are vexed questions. They are not easy solutions, but we have to find a way when law and politics intersect and equality and social justice intersect. The Congress, through its long history of 77 years, has found innovative methods to cross the intersection and make laws. For example, the only constitution amendment
that is recalled by the BJP is the 42nd Amendment during the emergency. But there are other amendments which advanced equality, social justice. For example, the First Amendment, the Constitution First Amendment, introduced reservation, introduced zamindari abolition, and the public sector. It's reservation that was brought hundreds of thousands of people from the socially and educationally backward castes to the forefront. It is zamindari abolition which gave freedom to the serfs. It is the public sector which the Constitution 42nd Amendment is remembered for the wrong reason. But the same Constitution 42nd Amendment introduced free legal aid, introduced the concept of obligation to protect the environment. The Constitution 57th Amendment introduced the 10th schedule, which was an attempt, a futile attempt, as it turns out, to prevent defections. The most important amendment, the most revolutionary amendment, was the 73rd and 74th Constitution Amendment Bills, which revolutionized the panchayat and local body laws and brought women, scheduled caste, and scheduled tribes to power in the local bodies. There is a recent amendment made by the BJP, and I want to comment on it. It was the 103rd Amendment introducing reservation for the economically weaker sections. We supported the amendment to introduce reservation for economically weaker sections, but that amendment excluded the scheduled caste, the scheduled tribes, and the OBC. Commission after commission has found that over 81% of the people below the poverty line belong to the SC, ST, and OBC. If you are making a reservation for the poor, the 10% reservation is intended for the poor. How can you exclude 81% of the poor belonging to the SC, ST, and OBC? The last point that I wish to make is what Shri Rahul Gandhi and Shri Mallikarjun Kharge, Congress President, had mentioned. The BJP is using the Constitution to distort the Constitution, using the Constitution to destroy parts of the Constitution. I shall give only two examples. Article 370 was attempted to be abrogated using Article 370. It's a different matter that the Supreme Court frowned upon that and said you can't use Article 370 to abrogate Article 370. The second example is what is happening around, particularly in Bihar and other states. Article 320 is being used by the Election Commission of India to subvert the purpose for which Article 320 was created. Article 320 was created to preserve the purity of India's elections, but Article 320 powers are being used to destroy the purity of elections. For example,
India is a noisy, robust, vibrant democracy. If the special intensive revision that is being attempted in Bihar is spread all over India, in Bihar alone, 65 lakh voters are being excluded. That is about 8 or 9% of the Bihar electorate. If that is extended all over India, several crore of people will be excluded. Far from being a noisy, robust, vibrant democracy, we will become a muted and submissive electoral democracy. So the dangers of using the Constitution to distort the Constitution must be realized by lawyers. There will be more occasions when law and politics intersect, when equality and social justice intersect. We must remember that it is our duty as congressmen, as the proud inheritors of the history of the Indian National Congress, to stand always by equality, fraternity, and liberty. Thank you very much. Usual, precise, pointed, and keeps the time. May I now call upon Shri Ajay Makhan. Tell you about Chidambaram ji. You know, the problem with him is the problem. Just 1 minute, I want to say. The problem with Mr. Chidambaram is that economists appropriate him as their own. Financial world appropriates him as their own. And you people are also trying to appropriate him as a lawyer. So he's a man for all seasons. What about parliamentarians? May I now call upon Shri Ajay Makhan to render his speech. अभिषेक मनु सिंघवी जी, सिद्धारमैया जी, चिदम्बरम जी, गौरव गोगोई जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, विवेक तनखा जी, पुनान्ना जी, प्रशांतो जी, शरीक अब्बासी जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम साथियों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण। मुझे पहले सेशन में धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आना था, लेकिन कम्युनिकेशन गैप और मुझे लगता है कि मेरी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे ऐसा लगा कि मुझे वैलिडिक्टरी सेशन के अंदर धन्यवाद प्रस्ताव करने के लिए आना है। लेकिन मैं माफ़ी चाहते हुए आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेस के विधि विभाग को बधाई देना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस की सोच विचारधारा के अनुरूप पूरे दिन का सेशन, अलग अलग सेशंस आपने उस हिसाब से प्लान किया है। अगर कांग्रेस की विचारधारा के 5 स्तंभ हम अगर सोचें तो ये 5 स है जो कांग्रेस की विचारधारा को सही तौर के ऊपर परिभाषित करती है। और सबसे पहले है संविधानवाद, फिर सामाजिक न्याय, फिर समावेशी विकास, फिर सर्वधर्म सद्भाव और 5वां संघीय ढांचे का संरक्षण। तो ये 5 स कांग्रेस की विचारधारा को सही तौर के ऊपर परिभाषित करती है। और संविधानवाद जो सबसे पहले जिसको मैंने कहा, वो एक ओवर आर्किंग अम्ब्रेला है, छाते की तरह, छतरी की तरह बाकी 4 विचारधाराओं को संरक्षण देती है। और मुझे बड़ी खुशी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष होने के नाते कि हमारा विधि विभाग ने आज इस छाते की रक्षा के लिए कांग्रेस के ये 5 सोच को, पिलर्स को, इनकी रक्षा करने के लिए अलग अलग सेशंस के ऊपर डिस्कशन करके आज पूरे देश भर से हमारे न्याय आप सभी साथियों को यहां पर आमंत्रित किया है। मैं नहीं समझता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर
इतनी बड़ी तादाद के अंदर कभी भी ये एक्सरसाइज हुई हो। मुझे बताया गया है लगभग 2500 वकील हमारे पूरे देश भर से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पर भी हैं, एआईसीसी हेडक्वार्टर्स तक के में भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं और यहाँ पर भी अलग अलग जगहों के ऊपर आप सब लोग देख रहे हैं। आपका मैं स्वागत करता हूँ, हमारे विधि विभाग को धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर इस प्रकार का आयोजन किया है जो अपने आप में अद्वितीय है और पहली बार शायद ऐसा हो रहा है। मैं अंत में धन्यवाद करना चाहूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का भी और प्रियंका गांधी जी का भी, जिन्होंने यहाँ पर आज सुबह भी आए और प्रियंका जी ने एक और सेशन, वैलिडिक्टरी सेशन यहाँ पे एड्रेस करना है। मैं अपने तमाम नेताओं का और आप सभी वकील साथियों का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और अभिषेक सिंघवी जी को बधाई देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और फिर से अंत में आज सुबह की अनुपस्थित रहने के लिए जो मेरी तरफ से मेरी सोच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं आप सब लोगों से माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। Thank you very much, Ajay Makan ji, and more so for sticking to the time. Sorry. आ रहा है आवाज? हाँ। यद्यपि माकन जी को धन्यवाद कि उन्होंने समय सीमा रखी, लेकिन अब हमारे पास पर्याप्त समय है बाकी स्पीकर्स के लिए भी, क्योंकि ये सेशन चलेगा लंच में। जिनको लंच लेना हो बाहर से लेके आ सकते हैं, हमारे पास पर्याप्त समय है। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि माकन जी को देख के हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि जब ट्रेजरी के पूरी सब चीज़ ठीक ठाक है तो हमको भी संतुष्टि होती है। As a good junior of Dr. Singhvi, I had read his mind and I was complimenting Mr. Makan for sticking to his time limit. Now I would request Mr. Gaurav Gogoi to please come and address. आदरणीय डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी, हमारे राज्यसभा में हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय अजय माकन जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, विवेक तंखा जी, एएस पोनाना जी, प्रशांतो चंद्र सेन जी, शरीक अब्बासी जी और यहाँ पे उपस्थित देश भर से आए हुए कांग्रेस के सदस्यगण। इस चर्चा का विषय सामाजिक न्याय और संविधान, समानता और भाईचारा, इस विषय का शीर्षक है। और मैं उत्तर पूर्वांचल से आता हूं। आई कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड दिस आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी and justice is enshrined in the history of the Northeast. And अगर उत्तर पूर्वांचल को, उसके इतिहास को, उसके संस्कृति को, उसके सपनों को अगर किसी ने समझा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। चाहे असम अकॉर्ड हो, चाहे शिलोंग अकॉर्ड हो, चाहे मिजो अकॉर्ड हो, चाहे सीए के खिलाफ विरोध हो, उत्तर पूर्वांचल की जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारे अंदर डर है, उसको अगर किसी ने समझा है, सम्मान दिया है, वो तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि हम भाईचारा की बात करते हैं और मैं उत्तर पूर्वांचल से हूं और वर्तमान सरकार के दिन में ऐसा लगता है कि ये केंद्र सरकार उत्तर पूर्वांचल को भूल चुकी है।
क्योंकि मणिपुर में जो आग लगी है, जो आग आज हमें जलते हुए घरों में नहीं लेकिन अपने अपने दिलों में महसूस होती है, उस आग को बुझाने के लिए एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर नहीं गए। उस मणिपुर में जहां पर 200 लोगों की मृत्यु हुई, उस मणिपुर में जहां पे 60,000 लोगों को बेघर किया गया, आज उस मणिपुर में आज भी जो तनाव है, उस तनाव की जिम्मेवारी आदरणीय गृह मंत्री ने नहीं ली। गृह मंत्री जी के कार्यकाल में बड़े विफलताएं हैं। पहलगाम है, इससे पहले पुलवामा था, उससे पहले उरी था, लेकिन गृह मंत्री के बड़े विफलताओं में मणिपुर का नाम भी जिक्र होना चाहिए। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय नहीं निकाला मणिपुर जाने के लिए, उसी प्रकार से गृह मंत्री ने एक शब्द भी मणिपुर के जनता से क्षमा नहीं मांगी, एक बार भी क्षमा नहीं मांगी कि वे अपने नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य में वे विफल हुए। It is after all the Article 355, the Union's duty to protect, the Constitution clearly states, it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance. In Manipur, this is not internal disturbance, but it is state-sponsored chaos and state-sponsored violence. And unfortunately, the minorities across Northeast India are being increasingly threatened. There is a calculated strategy to fracture the secularism and the unity in diversity of Northeast India. Currently, this government, through its various organizations, is targeting conversion through or targeting missionary faith through anti-conversion laws. Arunachal Pradesh, long dormant anti-conversion laws are being revived after decades. In many states across Northeast India, RSS-run educational institutions are going to different villages and indoctrinating tribal youth and brainwashing them and removing them and separating them from their tribal roots, culture and languages. Missionary NGOs are especially targeted. Through the FCRA, 70 to 80% of these registrations under Foreign Contribution Act has affected missionary NGOs. As a result of this, schools, hospitals, social service organizations are being forced to step down or shut down. There are even threats to strip the scheduled tribe status from Christians in Tripura, Assam and Arunachal Pradesh. The message from this government is that your constitutional rights depend on your religious belief. It is shameful. What is happening now in the Northeast is development without dignity. Indigenous land rights protected under the 6th schedule of the Constitution are being trampled for palm oil plantations and huge thermal power projects. Customary laws of different states like Nagaland, are being threatened through this government's focus on bringing a uniform civil code. Tribal autonomy
guaranteed in the 5th schedule and 6th schedule, is systematically being eroded. The rights of the scheduled tribes are protected by Article 19(5) of the Constitution of India, and Schedule 5 and Schedule 6 of the Constitution has special provisions for the tribal communities in central and northeast India. But I can see in Assam that how tribal autonomy is being eroded. I can see across northeast states where tribal communities feel that they are being disrespected and their dreams are being shut down. And therefore, it is only the Congress party that can stand with the scheduled tribes and the various ethnic communities of northeast India. If I have just 2 more minutes, I would like to emphasize on the other part of this session, which is equality. The first part was on fraternity, in which I spoke of the Northeast, and I would just like to spend 2 minutes on equality and talk about gender justice. Women in India have walked a long way breaking barriers, but today, in this current world, they face some old and some new threats. Digital and online harassment. In today's AI-generated world, women often face cyberbullying, trolling, and threats of deepfake. Though the right to privacy is the legal framework for cyber issues, it does not provide justice to the women of today. There is still gender discrimination at the workplace. Gender discrimination is the reason for 98% of employment gap between males and females in India, according to a 2022 report of Oxfam India. The report highlighted that women in India, despite their same educational qualification and work experience, are still being discriminated in the workforce. The situation is no different in the informal economy. Women who are working as street vendors, as domestic workers, in home-based production, agricultural labor, small-scale industry, still are faced with the challenge of lack of social protection, wage disparities, exploitation, and a sense of invisibility and lack of recognition. Balancing work and family responsibility is a tremendous burden that is there on women, which is not being shouldered equally by the men. Women are often supposed to balance informal work with family responsibilities. So, in today's world, where the women have stepped forward, in today's world where young people of Northeast India are coming out and contributing to the overall India story, there is much to be done to bring about equality. There is much to be done to bring about fraternity. I'm confident that while we fight for social justice, we will always keep women and Northeast India right at the center of our attention. Thank you very much. Jai Hind, Jai Congress, Jai Samvidhan. May I remind all the delegates that Srimati Priyanka Gandhi ji will be speaking in the valedictory session. So we request all of you to stay back and come back after lunch. Now the next speaker is Shri Shakti Singh Gohil. May I request him to address the gathering. मैं सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी को बधाई देता हूं। बहुत आसान होता है बिल के वकीलों को इकट्ठा करना, दिल के वकीलों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने दिल के वकीलों को देश से बुलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। क्योंकि मैं भी वकील हूं, 2 वकील होते हैं, एक बिल के होते हैं, बिल दो हाजिर हो, और एक दिल के होते हैं जिसे बिल का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप यहां आ गए हो राहुल गांधी जी के संविधान के समर्थन में, ये दिल के वकीलों का दिल से स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान आदरणीय सिद्धारमैया जी,
गौरव गोगोई जी, चिदम्बरम जी, विवेक तनखा जी, हमारे साथी दीपेन हुड्डा जी और मंच पे बहुत सारे सीनियर लीडर्स और इनवाइटीज। मैं जो संविधान बना उस भारतीय संविधान में परिकल्पित सामाजिक न्याय, समानता, बंधुत्व, वो इन आदर्शों को लेके बना। हमारा प्रीएम्बल भी वही बात करता है और मुझे खुशी है कि मैं एक कांग्रेस पार्टी का सैनिक हूं। इन बातों के लिए लेकर जो संविधान बना, उस संविधान के ड्राफ्ट को एज ए ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन, व्हेन बाबा साहेब आंबेडकर इंट्रोड्यूस दिस ड्राफ्ट टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जब वो संविधान सभा में बाबा साहब आंबेडकर ने वो ड्राफ्ट संविधान का रखा, वो उस वक्त पे 25 नवंबर 1949 संविधान सभा की डिबेट के अंदर वो वर्ड टू वर्ड लिखा है। और आंबेडकर साहब ने कहा कि जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया तब मैं चिंतित था कि इतने सारे आर्टिकल्स, इतनी सारी बातें रखनी है, पर ड्राफ्टिंग कमेटी में ऐसे मेंबर्स रहेंगे जो हर बात पे अड़िंगा लगाएंगे, लड़ाई होगी, मैं संविधान का ड्राफ्ट तैयार कैसे करूंगा। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी उन चिंताओं को आसान कर दिया कांग्रेस पार्टी की डिसिप्लिन और कांग्रेस पार्टी के समर्थन ने। बाबा साहब ने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जब कोई भी बात आती थी, कांग्रेस कमेटी की वो डिसिप्लिन, कांग्रेस के मेंबर्स बहुमत में थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी कांग्रेस ही बहुमत में थी, और उनकी जो डिसिप्लिन थी, उनकी जो सोच और समझ थी, उसने मुझे पूरा संविधान रखने में बहुत ही आसान कर दिया मेरा काम। आज हम बात करते हैं संविधान की, लेकिन इसी संविधान को तोड़ने का काम आज जो सरकार बैठी है वो कर रही है। राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेके लोगों के बीच जाके संविधान की रक्षा की बात करते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, असल का संदेश तो वही था जो आज का विषय है हमारा, वही था बंधुत्व, एकता और समानता, उसको लेके वो चले। खड़गे साहब हो, प्रियंका गांधी जी हो और कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हो, हर कोई हम लड़ रहे हैं इस देश के संविधान की रक्षा के लिए। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान। क्या ये सरकार में है? अगर ऑपोजिशन में हो, आपके लिए कानून अलग, और आप पलटूराम हो जाओ, उनके साथ चले जाओ, आपके लिए कानून अलग। देखिए आप जो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी गुनहगार है मित्रों, ये चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, जल जाएगा। वो जैसे ही विरोधी दल से उधर समर्थन में आ जाता है, पार्टी इन पावर के साथ आ जाता है, तक बन सकता है, उसके पर कोई दाग नहीं रहता है। इनके सामने लड़ना है। मैं सभी मेरे विद्वान वकील साथियों से विनती करता हूं कि एक ऐसे दौर में हम लड़ रहे हैं, छोटे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, जो संविधान बचाने के लिए, इस देश को एक और अखंडित रखने के लिए लड़ रहे हैं। प्लीज उनकी मदद करना। मैंने कहा नहीं, बिल वकील, ये छोटे गरीब लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है,
उनको जरूरत है दिल के वकीलों की। जैसे हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ब्लड बैंक की तरह वकीलों की एक बैंक दिल के वकीलों की बने, मैं जरूर अभिषेक मनु सिंघवी जी से विनती करता हूं कि वो बैंक जल्द से जल्द बने और उसमें कहीं मुझे भी आप जोड़ दोगे, प्रो बोनो मैटर करने आ जाऊंगा, एफओसी मैटर करने आ जाऊंगा, कोई चिंता के बिना जो क्षमता है उसे काम करेंगे हम। आज कभी ना कभी हमारे वहां बहुत सारे ऐसे अच्छे विद्वान वकील मित्र हैं जो दिल के वकील हैं, बहुत अच्छे से ऐसे कॉज पे लड़ते हैं। हमारे नेताओं के खिलाफ वो जानते हैं कुछ मिला नहीं, कानून तो ये कहता है कि गुनाह हुआ है 10 दिन में एफआईआर करो, तुरंत चार्जशीट फाइल करो, पर यहां पर ये नहीं है। महीनों महीनों बरसों सरकार बन जाती है, फिर भी कुछ नहीं मिलता है तो भी ढूंढते रहते हैं। हमारे चाहे छत्तीसगढ़ के सीएम साहब हो तो उनको भी परेशान करने की बात, कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी जी के खिलाफ 30-32 केसेस, और भी ऑपोजिशन पार्टी में अगर पवार साहब है तो उनके ग्रैंडसन के खिलाफ भी केस। लगता है कि नेता नहीं डरेगा तो उसे इमोशनली कमजोर करने के लिए परिवार के सदस्यों को अंदर करो। इस तरह की लड़ाई है जहां हम सबको साथ मिलके देश की जनता का भी साथ और आशीर्वाद रहे और हम इस सच्चाई की लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस पैनल पे आमंत्रित किया। मेरा 7 मिनट का समय था, 1 मिनट क्योंकि लंबा फंक्शन वो चला था तो वो डोनेट करके 6 मिनट में मेरी बात खत्म करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति सिंह जी, आपने समय से पहले अपनी स्पीच खत्म करी। बहुत बहुत धन्यवाद इस अनुशासन के लिए। अब I would request Shri Deepinder Hooda ji to please come and address. मंचासीन हमारे पैनल के चेयरमैन आदरणीय सिद्धरमैया जी, हमारे को चेयरमैन आदरणीय चिदम्बरम जी, आदरणीय रेवंत रेड्डी जी, हमारे इस पैनल के स्पीकर्स मंचासीन गौरव गोगोई जी, शक्ति सिंह गोयल जी, विवेक तनखा जी, को मॉडरेटर्स एस पोनन्ना जी, मेरे मित्र प्रशांतो जी, कोऑर्डिनेटर शरीक अब्बासी जी, और आज के इस कार्यक्रम के प्रेरणा जिन्होंने इस प्रकार से देश के कोने कोने से आप सबको यहाँ पर एक गुलदस्ते की तरह एकत्रित करने की एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बहुत बड़ा, बहुत सफल कार्यक्रम। मैंने शायद ऐसा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कम ही ऐसे कार्यक्रम याद हों। मैं बधाई देना चाहता हूं अभिषेक मनु सिंघवी जी को। ऐसे समय में आपने ऐसा कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित किया है और हमारे पैनल को आपने टॉपिक दिया है सोशल जस्टिस, द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, बराबरी और भाईचारा, संविधान। ये टॉपिक ही नहीं है, ये वो शब्द हैं जिन पे आज की सरकार आक्रमण कर रही है, और ये वो शब्द हैं जिस संगठन का ये कार्यक्रम हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, ये उस संगठन की विचारधारा है। ये वो शब्द हैं जो हमारे देश का विचार है। ये आइडिया ऑफ इंडिया है, ये आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस। आज जब हम इन शब्दों की चर्चा करने के लिए हमें अवसर मिला इस पैनल के माध्यम से, तो सबसे पहले हम अपने संविधान निर्माताओं को याद करें, उनकी सोच को याद करें, किस दृष्टि से संविधान बना था और उसका निचोड़ क्या था। जो मैं ये कह रहा हूं, ये आइडिया ऑफ इंडिया और आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा। वो संविधान सभा जो 3 साल तक बैठी, ऐसे समय जब दुनिया में ये कहा जा रहा था, विंस्टन चर्चिल,
पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर कह रहे थे कि हिंदुस्तान कुछ चंद महीनों में बिखर जाएगा, इस देश का कोई भविष्य नहीं होगा। संविधान निर्माता यहां दिल्ली में एकत्रित होकर सोच रहे थे कि किस विचार से देश को एक रखा जाए। है मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी भी बाबा साहब अंबेडकर जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी के साथ उस संविधान सभा में उनको भी योगदान देने का अवसर मिला। तो आखिरी दिन जब स्पीच हुई तो अंबेडकर जी ने एक बात कही, मैं कोट करना चाहूंगा। बाबा साहब ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या सोशल डेमोक्रेसी, ये सोशल जस्टिस की जो बात आई है वो सोशल डेमोक्रेसी की उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। वी मस्ट मेक अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ए सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट social democracy. What does social democracy mean? He goes on. It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as principles of life. These principles are not to be treated as separate items in Trinity, but they are one. Liberty, fraternity and equality. आज का जो हमारा टॉपिक दिया गया है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस, ये सोशल डेमोक्रेसी, ये कल्पना थी, ये आदर्श था। इस आदर्श को लेकर देश आगे बढ़ा, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 11 साल में जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार ने, जब हम कहते हैं कि संविधान पे आक्रमण कर दिया, ये केवल हम हल्के में ही नहीं कहते, संविधान की के मूल विचार पर जो बाबा साहब ने दिया, जो ट्रिनिटी, इन तीनों विचारों पर, स्वतंत्रता पर, हमारे देश के भाईचारे पर और समानता के आदर्श पर, तीनों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 11 साल में निरंतर आक्रमण जारी है। कितने ही उदाहरण मुझसे पहले सबने जो बोले उन्होंने दिए, और आज आप शाम तक ये उदाहरण सुनेंगे। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आक्रमण, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे अपना जीवन जीते हो, कैसे अपने धर्म के पालन करते हो, हर चीज की स्वतंत्रता पर आक्रमण, भाईचारे पे आक्रमण। इस तरीके से प्रखर रूप में देश के भाईचारे को तोड़कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का उदाहरण शायद हमारे देश और भारतवर्ष के इतिहास में नहीं मिलेगा, जो पिछले 11 वर्ष में देखा गया है। भाई को भाई से लड़ाकर, जाति और धर्म की राजनीति कर एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बनाकर, एक भाई का डर दूसरे भाई को दिखाकर, कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर भाईचारे पे आक्रमण और समानता के विचार पर आक्रमण लगातार। और जब समानता का विचार, समानता का क्या अर्थ है? आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। आर्थिक समानता आज आप देख रहे हैं कहां पहुंच गया हमारा देश। दुनिया की सबसे आर्थिक असंतुलित अर्थव्यवस्थाओं में देश की गिनती हो रही है। और सामाजिक भाईचारे पर लगातार जो सभी हर वर्ग के अधिकार जो हमारे संविधान में जिनको सुरक्षित किया गया, उन अधिकारों पे के प्रति क्या सोच है? जैसे मैंने कहा कि आक्रमण हो रहा, आक्रमण ही नहीं, इनकी विचारधारा ही संविधान के विरोधी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी और इसकी पूर्वज विचारधाराओं ने जिस तरीके से हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम को, आजादी की लड़ाई को जिस दूरी से देखा था, ये उतनी दूरी से देश के संविधान को भी इन्होंने कभी अपने मन से अपनाया नहीं। आपने देखा लगातार जो भी इनकी बातें आती हैं, कभी मोहन भागवत जी की बात आती है, आरक्षण को समाप्त करने की बात जो 2015 में उन्होंने कही, वहां से लेकर और अभी संसद में जब केंद्रीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि इतनी बार आप अंबेडकर जी को क्या भगवान स्वरूप मानते हैं, उनका यह अर्थार्थ था। आपने देखा उनकी सोच आ जाती है निहित, जिन वर्गों को अधिकार दिए गए उन अधिकारों पर कैसे प्रहार किया जाए, आरक्षण व्यवस्था पे कैसे प्रहार किया जाए,
सामाजिक समानता के जो इतने वर्षों से जो प्रयत्न किए गए, उन प्रयत्नों को किस तरीके से उन प्रयत्नों पे आहत की जाए। आप देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है। आरक्षण व्यवस्था को सीधे पे भी प्रहार किए जा रहे हैं और बैकडोर पे भी प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के रोजगारों को समाप्त किया जा रहा है। कितनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं। और ये भाईचारा और ये जो पार्टी है, जैसे मैंने कहा, भाईचारे के तो इतने विरोधी है, भाजपा का तो नाम ये रखना चाहिए, बीजेपी अर्थात भाईचारा जलाओ पार्टी। देश के कोने कोने में जिन्होंने किया है, तो भाईचारा जला के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और आज भी निरंतर आपने देखा कास्ट सेंसस की जब बात आई, राहुल गांधी जी ने बात उठाई कास्ट सेंसस की, किस तरीके से इन्होंने विरोध किया और प्रयत्न किया कि ना करना पड़े। लेकिन इतना लंबा संघर्ष और एक कास्ट सेंसस की जब आवाज देश के कोने कोने से जब उठी, तो मजबूरी में, जैसे मजबूरी में संविधान को सर पे लगाना पड़ा। और इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है? एक और रिपोर्ट कार्ड है इस सरकार का। 10 साल की सरकार के बाद भाजपा ने नारा दिया, क्या नारा दिया? 400 पार। और लोगों ने क्या नारा सोचा, समझा? 10 साल की इनकी नियत लोगों को समझ में आई और लोगों ने कहा इनका रिपोर्ट कार्ड ये है कि ये 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। भाजपा वोट मांग रही थी 400 पार करने के लिए और लोग वोट दे रहे थे संविधान को बचाने के लिए। ये इनका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है। तो आज ऐसे समय में जब चौतरफा हमला हो रहा हो इन संवैधानिक विचारों पर, संवैधानिक संस्थाओं को तार तार किया जा रहा हो, इलेक्शन कमीशन की बात हो, जुडिशरी की बात हो, पार्लियामेंट की बात हो। आपको याद होगा पार्लियामेंट को दरकिनार करके कैसे 3 कृषि कानूनों को ऑर्डिनेंस के माध्यम से पारित किया गया और उसके बाद बड़ा लंबा आंदोलन हुआ। 750 किसानों ने अपनी जान दी, लेकिन उनकी तरफ लेकिन संसद को दरकिनार करके देश चलाया जा रहा हो। ऐसे में इस विचार को बचाने के लिए, इस विचार की ढाल बनने के लिए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा। और मुझे गर्व है, हमें गर्व है अपने नेता पे, राहुल गांधी जी पे, कि आज संविधान बचाने के लिए अगर देश में कोई एक योद्धा अगर सरकार के सामने कोई खड़े हैं तो राहुल गांधी जी खड़े हैं। हमें गर्व है इस बात पर। आपने देखा हर वर्ग की लड़ाई किस तरीके से राहुल जी लड़ रहे हैं। हर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी जैसे लड़ रहे हैं। कास्ट सेंसस की बात हो, आरक्षण व्यवस्था को 50% से भी आगे बढ़ाने के विचार की बात हो, भूमि अधिग्रहण की जब उन्होंने सुधार किया किसानों को लेकर, चाहे वो उसकी बात हो, और चाहे हमारी तमाम सरकारों में हम धन्यवाद करते हैं। हमारे तेलंगाना के अंदर कास्ट सेंसस करके हमने दिखाया, हमारे आदरणीय सिद्धारमैया जी बैठे, कर्नाटक में हमने कास्ट सेंसस करके दिखाया ताकि हर वर्ग को उनकी संख्या के अनुसार उनको अधिकार मिले। तो आज ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में न्याय की जीत होगी। ये जो आदर्श हैं, ये जो मूल्य हैं, ये देश के मूल्य हैं। भाजपा और आरएसएस ने जो इन पे आक्रमण किया है, ना सिर्फ हम ढाल बन के उनके इस आक्रमण को विफल करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इस संवैधानिक मूल्यों की जीत का परचम पूरे देश में और लाल किले से भी वो परचम लहरा। मैं एक बार फिर मनु सिंघवी जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत मैं इनको बधाई देता हूं कि आज का जो ये कार्यक्रम, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है और सही समय पे कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Hooda ji, for that wonderful address. May I request the former chairman of the AICC Legal Department, Shri Vivek Tanka, to address the gathering. I must also remind all of you that Srimati Priyanka Gandhi ji will be addressing the valedictory function. And very importantly, immediately after this session, the next session will start at 2 o'clock on time. Thank you. मेरे अभिन्न मित्र और बार में एक
विश्वसनीय कलीग मनु सिंघवी जी। मनु को मैंने 80 के दशक से जाना है, पिताजी को उसके पहले से भी पहचानता था मैं। एक प्रकार से मनु हमारा परिवार है। हमारे कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया साहब, सीनियर कोलीग एट द बार पी चिदम्बरम जी। मैं वो वक्त जानता हूं जब मेरी मध्य प्रदेश में 10 साल की प्रैक्टिस थी, एंड मिस्टर चिदम्बरम would fly to Jabalpur to start some of the most contentious cases when we were fighting the BJP at that time, and some of the stay orders that we got at that time. I'm talking of 92, the cooperative, the panchayats. It is those orders which led to the Congress coming back in 1993. I still remember Chidambaram Sahab, you and Mr. Sibal were the two people who would come and start the arguments, and then I would take over. Revan Sahab, Gaurav Gogoi, my young friend, whose father I knew because of my father-in-law. शक्ति सिंह जी मेरे दोस्त, और मेरे पार्लियामेंट के फ्रेंड दीपेंद्र भाई को तो मैं अपना छोटा भाई समझता हूं, और ऑलवेज वी ट्रेजर आवर टाइम्स टुगेदर। पुनन्ना जी, माय ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम बैंगलोर, जब मैं चेयरमैन था ये एडिशनल एजी भी थे। प्रशांतो, somebody who worked with me for a long time, शारिक जी, और स्पेशली यहाँ पर भूपेश जी और शिव कुमार जी बैठे थे कुछ देर पहले तक, मैं उनको भी एक्नॉलेज करना चाहता था, और सभी उपस्थित भाइयों बहनों। ज्यादा लंबी बातें नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू मच। बहुत सारी बातें आपको बता दी गई हैं। द फंडामेंटल ट्रूथ इज, without the feeling of fraternity, there can be no genuine equality. And without equality, fraternity becomes a hollow rhetoric. Actually, प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी is a way of life. And जैसे राहुल जी ने कहा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का दस्तावेज है, the document of constitution, is not as if it became a law suddenly in 1947-48. It is something that was part of a culture, part of our ethos, and part of our community understanding for thousands of years. जो हजारों साल का हमारी सोच थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ने उसको एक डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर करके एक सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट बना दिया। मगर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं फ्लैग करना चाहता हूं, शॉर्ट में करूंगा। जैसे देयर इज अ अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मैं कहता हूं वुमेन्स राइट्स। आपको पता है, इन रूरल इंडिया वुमेन वर्क मोर आवर्स देन मेन बट अर्न लेस। माने रूरल गांव में विमेन का काम पुरुषों से ज्यादा होता है, बट उनकी कमाई उनसे कम होती है। They contribute 60% of agriculture labor in rural India, sir, and but own only 30% of agricultural land. 60% labor and 13% land. I know for certain, and this is a campaign I'm going to start all India very soon with all the NGOs. 40% of rural girls at the time of menstruation are not going to school. 40% of girls in the stress period do not go to school. And this is a huge thing which we are going to take up on an all India basis in different states with NGOs to educate, to prepare, and to make them attend schools. Similarly, I would like to say in urban India, women force participation has declined from 34% to 20%
in recent decades. But the violence statistics against women is enormous. You know, in 22 alone, sir, 31,516 rape cases were registered against women. 31,516 rape cases. हम किस समाज में रह रहे हैं? What is the kind of country we are living in? And how are we accepting all this in this country? 10,000 victims were minors out of this 31,000. What I'm trying to say is, I'm not saying, I mean, if I give you the statistics, I have statistics of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, in thousands. And these are only reported cases. So मेरा ये कहना है, देखिए, sooner or later, 1/3 reservation is coming for women. It may take time, but it has to come. सबसे पहले तो we should prepare our party with women leaders. Unless we prepare our party with women leaders, where will you have those 1/3 people fighting? ये कहाँ से आएंगी? And I don't want Sarpanch Patni and Janpad Patni. All that has to, you must have women leaders. So start encouraging women leaders from today, give them responsible jobs and make them feel important. The second point that I want to make is the rule of law is under threat. जो हमारी कानून की व्यवस्था है, उस इस वक्त बहुत threat पे है. There is unaccounted violence. Failure of rule of law is writ large when we hear that no perpetrator of violence in Malegaon, Nithari or Bombay train blast. अब इतने लोग bomb blast होता है, people die, there's mayhem, बर्बादी होती है, investigation होता है, trial होता है और सब बरी हो जाते हैं. ये कैसी व्यवस्था है? 18 साल, 17 years the trial goes on. Somewhere, sir, the Congress party must now also insist for judicial reforms, for reforms in investigation, for reform in prosecution. देखिए, terrorist has no language, he has no religion, he has no region. A terrorist is a terrorist. चाहे कोई party power में हो, a crime is a crime, and the criminal must be always punished and should not go unpunished. So actually, personally speaking, I'm a great votary of independent investigating agencies, independent prosecution, और आगे पीछे अगर हमको इस देश को स्वस्थ बनाना है, हमारे प्रजातंत्र को स्वस्थ बनाना है, सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो जरूरी है कि हम अपनी कानून व्यवस्था, जुडिशियल डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और प्रोसिक्यूशन को भी मजबूत करें. और ये भी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्लैंक होना चाहिए, बिकॉज जस्टिस के बिना देयर कैन बी नो कम्युनिटी, जस्टिस के बिना देयर कैन बी नो समाज, जस्टिस के बिना देयर कैन बी नो कंट्री. तो जस्टिस इज द प्लैंक, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी आर इट्स टू लिम्स. देन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सोशल जस्टिस हैज बिकम an impossible thing. बहुत difficult हो गया to enforce social justice. How can a Dalit woman get justice against upper caste violence if the police refuses to register an FIR? हमको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 24 घंटे में पुलिस बाध्य है कि FIR लिखेगी, बट किसी की FIR लिखी जाती है? मध्य प्रदेश में तो मुझे पता है, छत्तीसगढ़ में मुझे पता है, बघेल जी नहीं है, पूछिए. जब तक बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हामी नहीं भरता है तो पुलिस टीआई जो है एफआईआर लिखता नहीं है. तो हमको ये जो सिस्टम्स है जो क्रिएट हो गए हैं एंड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हम इनके बारे में सोचें. हाउ कैन अ ट्राइबल फैमिली प्रोटेक्ट एंसेस्ट्रल लैंड इफ कोर्ट्स आर कैप्चर्ड बाय माइनिंग लॉबीज? माइनिंग लॉबीज आपके ट्राइबल लैंड में घुस चुकी हैं, उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस भी बड़े आराम से मिल जाता है. There is hardly any fight at the lower level. कोई struggle नहीं होता आजकल. Systems are well captured. So how will they fight? Those farmers will fight. तीसरा, how can a Muslim, a Christian, a Sikh, or Buddhist or Jain get fair treatment? छत्तीसगढ़ की 2 nuns को
अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। उनका क्या अपराध था? अगर वो अपने कम्युनिटी की लेडीज को जॉब दिला रही हैं और जॉब के लिए कहीं लेके जा रही हैं, क्या ये अपराध है? और कुछ बजरंग दल और दुनिया भर के एक्टिविस्ट आ जाते हैं, वहां पर शोर मचाते हैं, पुलिस गेट्स एक्टिव एंड अरेस्ट दोज लेडीज। ये पूरे हिंटरलैंड में हो रहा है। ये खाली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। राय साहब बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की भी ये हालत है, बिहार की भी यह हालत है। और जब तक हम इन व्यवस्थाओं के बारे में ठीक करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कांग्रेस हैज बीन ए पार्टी ऑफ आइडियाज। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज एन आइडिया। अगर हम न्यू आइडियाज को लेके एक नई कांग्रेस को तैयार नहीं करेंगे, तो हम ये पुराने आइडियाज को लेके चलते रहेंगे। उस आइडिया से तो ठीक है, तो कोई भी चला सकता है, कोई भी चल सकता है, क्या फर्क पड़ता है फिर? अगर हमको देश को बदलना है, सुरक्षित रखना है, हमको एक न्यू आइडियाज के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी तरह मैं बताना चाहता हूं रूरल इनइक्वालिटी। मेरे पास सरपंच लोग आए, राष्ट्रीय जो संघ है सरपंचों का, हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो सरपंचों का संघ है, कल ही की बात है, कल या परसों की बात है। कहते सर, हम लोगों को पंगु कर दिया गया उनकी भाषा में, मतलब हमको जीरो बना दिया गया है सरपंचों को। जो बीजेपी की पार्टी डिसाइड करती है कि कितना पैसा कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, सरपंचों की तो कोई वैल्यू नहीं है। और जो थोड़े से रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है, उनको नोटिस मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, सर मिस्टर चिदम्बरम, in the budget of Panchayat now, BJP has put up budget for publicity and inauguration. So if they have 100 rupees, if they get for village development, 20 rupees is supposed to be spent on publicity and inauguration. What is all this happening in this country? And why aren't we protesting? The main thing is there has to be a loud protest, and we have to fight against all this. In the end, I mean, without going further, I would like to say that the path forward is that the relationship between the individual and the society must be understood. Law is not personal, law is social. Our constitution is not for us politicians, but for the people, all people, equally and fraternally. Thank you, Jai Hind. Now I would request, if we are opening the floor to some questions, we have a limited time, so about 1 to 3 questions we will take up. So if anyone wants to ask a question from any of the panelists, or let it be. Next session, okay. I would request you all to be seated. We have a very interesting next session where we have a sitting Chief Minister, Mr. Sukhu, a former Chief Minister, Mr. Baghel. We have the Deputy Leader of the House in my house, Pramod Tiwari, and we have many more eminent speakers. But in the evening valedictory, Ms. Priyanka Gandhi Vadra, who was here in the morning, will be there again in the valedictory. So I would suggest that those who want to have a quick lunch can be outside, but otherwise, please sit down and enjoy the discussions. We will have about 5 to 7 minutes now for Q&A, about 2 or 3 questions, preferably including one lady who asks a question. And sharp 2, I would like the next session to start, which the names will be announced by Mr. Sen. So anyone would like to ask a question? Good afternoon, one and all. My name is Deva. I am from Telangana, Vice Chairman. For Just a minute, a question is being asked, we'll ask. Hello? Yeah. Yeah, good afternoon, everybody. My name is Deva. I am the Vice Chairman for Telangana State Legal Cell. My question here is, what's the Congress Party stand on Bar Council elections? It's been 5 years that they've exceeded their term,
We're fighting for it day in, day out, but there's nothing going to happen. As a party, how are we going to collaboratively fight and have the bar council elections? We'll take all questions together. So anyone else for a question? Yes, that gentleman at the back. Yes. Which case? That's linked with the panel, No, what the panel spoke on. I suggest you repeat the question for everybody and then just ask a panelist, otherwise we'll waste time. Right. Please repeat the two questions. Yes. And maybe Mr. Chidambaram will deal with one and anybody else can deal with the other. So one question is regarding the defamation case of appeal in the defamation case of Mr. Rahul Gandhi. That is the question. And the second was Bar Council elections. Second was. With the defamation appeal, that part I can deal with because I'm directly handling it. There is nothing to be said. It is lying in limbo. The order, the final order will be the main appeal on the merits. At the moment, the conviction and the sentence have been stayed, which means there is no disqualification. That's a huge penalty of almost 8 years. But the main matter is to be argued on merits. As you know, criminal appeals or matters like this do take some time. And so you have to do nothing except wait. But the real threat was the immediate disqualification for 8 long years, 6 plus 2, unless you got a stay of conviction and of sentence. So I think that is where the things stand. Now the second question, I would suggest either Mr. Chidambaram answers, if he wants to, or if anybody else wants to answer. Bar Council election. I'm not here to answer all the... I'm not even part of this panel. Huh? Hello. Anybody else? Mr. Tanha will try to answer that. Chaliye. Sir, I have a question, sir. I request my question. Sir, my question is... This is the last question, yes. This is my last question. Sir, my question is... Excuse me, sir. Sir. Please ask the question. Sir, my question is the RSS and the Bajpa, they are doing the hatred from last 11 years. They are spreading all the lies which are there in the book. So how the Congress party is going to counter all these lies from RSS, Bajpa and Modi ji, the great Modi ji? How the Congress party is going to counter? How the Congress, we Congress worker, what is the roadmap to counter them? Thank you, sir. Mr. Masood, मेरा ये क्वेश्चन ले लीजिए उसके बाद. Hello. एंकर सर, मेरा एक क्वेश्चन ले लीजिए, मैं हिंदी में पूछना चाहता हूँ. Please. Hello. That was the last question, please. Hello. Otherwise, the next session won't start. That's the last question which was asked. The next. My question. Let us not do it like this. Please, last question. Next session has to start now. Sir, my question is very important, sir. Hello. Hello. Mr. Masood. BJP people Hello. are lying. Sir, shall I raise a question? Truth Hello. in their Can I ask my allegation. question, I've please? given a reservation for women also. Shall I? Excuse me, sir. अरे मेरा क्वेश्चन तो ले लीजिए. Can I ask my question, please? Please don't give the mic to anyone. Please don't give the mic to anyone. Let him answer the question. No mic to anyone, please. BJP and RSS, they are making false statements. There is no truth in their allegations. And Congress party is the only party in the country which is committed to social justice and democracy and constitution. They never agreed our constitution. And the BJP people are always making statements Right. It's finished. against the constitution and also democracy. The BJP is a
anti-democratic party and anti-constitutional party which never says truth in their allegations against the Congress party. They wanted to mislead the people of this country and they wanted to create illusions in the minds of the people that BJP is the only party which is committed to which is a party never committed to social justice and equality, fraternity and independence of the people. So this is what the BJP is in the country. Thank you very much. Now, we will now be closing the session. Wanted to thank Dr. Singhvi for organizing this very major session in which attempt has been made to reach out to non-lawyers and to academics, to civil society members, and it's a one of its kind and very much appreciated. I would like to just conclude by saying, just quoting just one aspect, the difference between Congress and the BJP. Ram Rajya, how did Mahatma Gandhi define Ram Rajya? He says, by Ram Rajya, I do not mean Hindu Raj, I mean Ram Raj, divine Raj. The kingdom of God for Ram and Rahim are one and the same deity. I acknowledge no other God but one God of truth and righteousness. Whether Rama of my imagination ever lived or not in this earth, the ancient ideal of Ram Rajya is undoubtedly one of true democracy in which the meanest citizen would be sure of swift justice. With this, I would close and call on the next session. The next session is chaired by Shri Sukhwinder Singh Suku, co-chaired by Shri Bhupendra Singh Baghel. Speakers are Shri Digvijay Singh, Shri Pramod Tiwari, Srimati Alka Lamba, Shri Imran Pratapgadi, Shri Meghchandra Singh. Co-moderators are Srimati Praniti Shinde and Vipul Maheshwari.